नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे AKTU 2015 पेपर का केमिस्ट्री सेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है कंपाउंड, इसका रिएक्शन आपको कराना है गिरग्राइंड एजेंट से, देन फिर आपको वाटर ऐड करना है। तो आप इसमें जैसे गिरग्राइंड एजेंट का रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो मीथेन यहाँ से है ये बेसिकली टूट जाएगा इस तरीके से, CH3 पॉजिटिव जो है नेगेटिव एंड MgCl पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH3 जाके इस पर ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पर एक सीरीज बन जाएगी। ये जो है इलेक्ट्रॉन इस तरफ अपनी तरफ खींच लेगा, ये माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, CH3 आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। कुल मिला के फिर आप इसमें जो वाटर ऐड करेंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और कौन सा अल्कोहल बनेगा, आपका प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल। तो प्रोपाइल अल्कोहल वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोपाइल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका CH3 CH2 CH2OH। तो CH3 CH2 CH2OH कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। ये आपको रिएक्शन का सीक्वेंसेस दे रखा है। यहाँ सबसे पहले फॉस्फोरस और आयोडीन से रिएक्शन करवाया अल्कोहल का, देन फिर आपका AgNO2 से रिएक्शन करवाया है, देन फिर आपका HNO2 से रिएक्शन करवाया है। तो HNO2 से आपका नो रिएक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अल्कोहल की क्या प्रॉपर्टी होती है। अल्कोहल में जो होता है आपका टर्शरी जो अल्कोहल होता है, टर्शरी अल्कोहल जो होगा आपका, वो आपका HNO2 से रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लास्ट जो है सीक्वेंस में, तो टर्शरी अल्कोहल वाला ऑप्शन आप टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर इस केस में आप सी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स H2 एंड RC ट्रिपल बॉन्ड CH इज ऑफ ऑर्डर। आपको इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखना है। तो हम जानते हैं कि जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा वो सबसे पहले ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब बात आती है कंपैरिजन की वाटर और इसमें। तो अगर मैं वाटर की बात करूं, एसिडिक कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ कि आपका जो है H+ आयन इजिली डोनेट हो जाए। H+ आयन जो होता है आपका वाटर में काफी इजिली जो डोनेट हो जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप वाटर को देंगे, देन फिर आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा। इस टाइप का ऑर्डर आपका फॉलो हो जाएगा। ये ऑर्डर आपको कहां मिल रहा है, ये ऑर्डर खाली एक ही जो है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप ए टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द डाउस प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर फिनॉल। इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है आपका डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन आपका NOH से रिएक्ट करके आपका फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही जो है क्लोरोबेंजीन है, ये आपका NOH से रिएक्शन कर रहा है एंड फॉर्मेशन आपका यहाँ पर फाइनली जो होगा वो हो जाएगा फिनॉल का। फिनॉल से पहले यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि Na जो होता है, ये ONA जो होता है ये Cl को रिप्लेस करके यहाँ पर जुड़ जाता है। फिर आप जैसे वाटर का एडिशन करते हैं, यहाँ से जो है H का एडिशन हो जाता है, OH फिनॉल बन जाता है। ऑप्शन नंबर इस केस में आप ए टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, फिनॉल इज हीटेड विद philatelic anhydride in presence of conc H2SO4. The product gives pink color with alkali. The product is, प्रोडक्ट जो है आपका कलर जो है शो कर रहा है अल्कली से। तो ये आपका नेम रिएक्शन का प्रोसेस है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, फिनेप्थलीन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, ये आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखा है। इसका रिएक्शन पहले Mg ईथर से कराना है एंड देन फिर आपको इसका रिएक्शन कराना है HCHO से। तो होगा क्या, जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका फॉर्मेशन होगा आपका 3 क्लोरो साइक्लो ब्यूटाइल मिथेनॉल। ये प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हो जाएगा 3 क्लोरो साइक्लो ब्यूटाइल मिथेनॉल। ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर आपके बी में है। तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका बी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये आपको जो है रिएक्टेंट दे रखा है, इसको आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो लास्ट में आपका यहाँ पर ओजोनिफिकेशन हो रहा है और यहाँ पर फर्स्ट में आपका गिरग्राइंड एजेंट से रिएक्शन हो रहा है। तो गिरग्राइंड एजेंट रिएक्शन होगा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर एक माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा एंड CH3 जाके ऐड हो जाएगा इस पॉइंट पर। जैसे CH3 ऐड होगा, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये जो आपका चेन है वो टूट जाएगा एंड चेन टूटने के बाद ये आपका जो है इंटरमीडिएट स्टेज में पहुंच जाएगा। ओजोनिफिकेशन में क्या होता है, फाइनली आपका जहां पर जो है डबल बॉन्ड होता है वहां पर डबल बॉन्ड को हटा के ऑक्सीजन का एडिशन कर देते हैं। तो यहां पर आपका फॉर्मेशन फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, 5 ऑक्सोहेनल बन जाएगा, 5 ऑक्सोहेनल।
तो 5 ऑक्सोनियल जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप ए टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, ये आपको रिएक्शन दे रखा है, इसका प्रोडक्ट बताना है। तो ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये आपका जो है यहाँ पर ये 2 मोल है, यानी कि 1 मोल यहाँ से होगा एंड सिमिलरली ये दूसरा यहाँ से हो जाएगा। यहाँ बेसिकली क्या होगा कि एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इससे लेकर यहाँ से निकल जाएगी एंड यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से एंड यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये जो है यहाँ पर ये जो होगा बेसिकली इसका यहाँ से जो है ऑक्सीजन लेके निकलेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ना कि यहाँ पर। तो ये जो होगा जहां पर जिस ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आप सी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 ये द रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, यहां पर आपको जो है ये 2N2O5 प्रोडक्ट बना रहा है 4NO2 प्लस O2। इसका अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल फॉर्म में, रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 d/dt ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 1/4 d/dt ऑफ NO2 एंड इज इक्वल टू d/dt ऑफ O2। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों के इक्वल होगा। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो वो टिक हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल ये वाला जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका डी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, अब सब्सटेंस गोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन फॉलोज द पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी है। द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी, ये आपको जो है रिएक्टेंट ए है ये बी एंड सी में कन्वर्ट हो रहा है K1 एंड K2 के रेट से, और ये आपका पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको पूछा है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा दोनों का। तो इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 60 हो जाएगा। इस केस में जो आपका K एवरेज होगा वो K एवरेज का जो वैल्यू होगा वो आपका K1 प्लस K2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ K1 की वैल्यू आपकी जो दे रखी है वो 1.626 इंटू 10 टू द पावर -4 है। इसमें आप ऐड कर देंगे 3.8 इंटू 10 टू द पावर -5 को। इन दोनों को आप जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ की इसकी वैल्यू आपको बन जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स। ये हो गई आपकी K एवरेज की वैल्यू। ये हो गई आपकी K एवरेज की वैल्यू। यहाँ पर अगर मैं फ्रैक्शनल यील्ड की बात करता हूँ, फ्रैक्शनल यील्ड की अगर मैं बात करता हूं तो A के लिए वो क्या हो जाएगी, A के लिए वो हो जाएगी K1 अपॉन K एवरेज एंड B के लिए वो हो जाएगी K2 अपॉन K एवरेज। यहां पर आपको परसेंटेज की बात कर रहा है तो इसको इंटू 100 आप कर देंगे दोनों ही केस में। अब आपको कुछ नहीं करना, उठा के खाली यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगी 1.26 इंटू 10 टू पावर -4। K एवरेज का वैल्यू आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू 100। इसको आप जो है फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 76.83%। सिमिलरली आप चाहे तो बी निकाल सकते हैं या फिर 100 माइनस ए भी कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 माइनस ए कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 23.17%। तो यील्ड ऑफ ए इतना है एंड यील्ड ऑफ बी इतना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन इस केस में आपका ए बिल्कुल टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, फॉर द रिएक्शन A प्लस बी, यहां पर इक्वल टू C 3C at 25 degree centigrade a 3 liter vessel contains 1 to 4 moles of A, B and C respectively. If the reaction is in equilibrium then Kc का वैल्यू आपको निकालना है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पे बात करते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 आपका। यहां पर क्या है कि A प्लस बी मिलकर आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं 3C। नंबर ऑफ मोल्स आपको रिस्पेक्टिवली ये दे रखा है 1 to 4। अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा। यहां पर इस क्वेश्चन में वॉल्यूम की वैल्यू भी आपको 3 दे रखी है, तो कंसंट्रेशन के लिए आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये 1/3, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा आपका 4/3। अब Kc को लिख दीजिए तो Kc इक्वल टू हो जाएगा इस केस में C³ अपॉन A इंटू बी।
अब आपको कुछ नहीं करना, खाली जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है रिस्पेक्टिवली ए बी एंड सी की यहाँ पर आप पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 10.66। 10.66 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। 10.66 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर इसके इसमें आप सी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ I2 मॉलिक्यूल्स एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर is 40% by volume. The total pressure on the gas at equilibrium so that dissociation is reduced to 20% at the same temperature will be. Total pressure आपको कैलकुलेट करने की इस क्वेश्चन में बात कर रहा है, तो आइए कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 62। इसमें क्या कर रहा है, ये I2 जो है आपका डिसोसिएट हो गया, आपका 2I बना दे रहा है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करूं तो ये 1 था, ये 0 हो गया। इसमें अगर x का चेंज आता है तो ये आपका 2x का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, तो आप दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मोल्स हो जाएंगे आपके 1 + x। टोटल मोल हो गया आपका 1 + x। अगर मैं पार्शियल प्रेशर की बात करता हूं यहां पर, तो पार्शियल प्रेशर आपका अगर मैं PI2 को करूंगा तो ये हो जाएगा जो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 - x इंटू P अपॉन 1 + x। और मोल पार्शियल प्रेशर बात करूंगा I की, तो वो हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो यानी कि इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2x अपॉन 1 + x और टोटल प्रेशर हो जाएगा आपका P। अगर यहां पर जो है Kp की अगर मैं बात करता हूं तो वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका PI² अपॉन PI2। यहां पर आप PI की जगह क्या रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x² अपॉन P 1 - x का स्क्वायर। इस केस में आपका P का वैल्यू जो है 1 atm है एंड मोल फ्रैक्शन यहां पर डिसोसिएशन कितना हो रहा था 0.4 का हो रहा था। तो यहां पर आप इतना वैल्यू पुट कर देंगे तो Kp का वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा आपका 0.76। अगले केस में जो है प्रेशर आपको पूछ रहा है, तो प्रेशर मान लीजिए P' हो गया एंड मोल फ्रैक्शन आपका जो डिसोसिएशन x का वैल्यू वो 0.2 दे रखा है, तो P' लिख लिया और x का वैल्यू आपने 0.2 लिख दिया और Kp का वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा। तो फिर से आप क्या करेंगे, Kp = पुट कर देंगे 4 × 0.04 अपॉन 1 - 0.2 का होल स्क्वायर इंटू P' इंटू P' का वैल्यू निकालनी है। Kp का वैल्यू आपने पिछली इक्वेशन से कैलकुलेट कर रखा है, पिछली कंडीशन से, वो इतना हो गया। आप पुट करके यहां से P' के लिए इसको सॉल्व करेंगे, P' का वैल्यू आपका 4.57 atm आ जाएगा। तो 4.57 atm वाला ऑप्शन आप बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इस केस में आपका बिल्कुल ए टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इफ 2 मोल ऑफ ईच ऑफ A and B वर अलाउड टू कम इन टू इक्विलिब्रियम एट 300 Kelvin फॉर द रिएक्शन A + B = C + D, delta G0 = 460 Kelvin, the equilibrium constant ratio of C to A will be। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेशियो आपको फाइंड करना है C से A, क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा। यहां पर आपको डेल्टा G0 का जो वैल्यू है ये केल्विन में दे रखा है, तो सबसे पहले इसको आप जो है जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 460 आपको गिवन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.184 से, तो ये जूल में आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1924.64 जूल। ये हो जाएगा आपका डेल्टा G0 का वैल्यू। अब हम जानते हैं कि डेल्टा G0 जो होता है वो होता है -RT/ln कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू D अपॉन A इंटू B। ये रिएक्शन से आपको पता चल रहा है। यहां पर आप क्या करेंगे, R का वैल्यू हम जानते हैं, यहां पर 8.314 हो जाएगा एंड टेम्परेचर आपको जो है 300 केल्विन ऑलरेडी गिवन है। आप क्या करेंगे, इतना आपको गिवन है तो आप ln जो है इस पोर्शन की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पोर्शन की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इतनी, ये हो जाएगी माइनस में आ जाएगी आपकी -0.7716। ये हो गई आपकी ln की वैल्यू। अगर मैं खाली इस कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये log बेस e होता है, e टू द पावर माइनस में इतना चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका -e टू द पावर 0.7716। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो उसकी वैल्यू अराउंड 0.4 की होती है। अब आप रिएक्शन को देख लीजिए, A + B जो होता है वो आपका C + D का फॉर्मेशन कर रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर इसकी मैं 2 मान लूं तो 0 0 था
एंड ये 2 माइनस एक्स हो जाए, ये 2 माइनस एक्स हो जाए, तो एक्स एक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा दोनों ही केसेस में। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर सी और ए के रेशियो की बात करता हूँ कंसंट्रेशन के, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि कंसंट्रेशन सबका सेम है, तो जो है प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड का अपॉन में स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसका वैल्यू आपको 0.68 हो जाएगी एंड इसका वैल्यू x अपॉन 2 माइनस एक्स हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 0.81। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 0.68 क्या हो जाएगा, यही आपका जो है कंसंट्रेशन का रेशियो हो जाएगा। 0.68 आप टिक कर देंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। 0.68 आपका जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका सी टिक हो जाएगा। मोल्स निकल गए। अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूंगा, यानी कि सोडियम, दोनों की कंसंट्रेशन का रेशियो हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट अपॉन में आपका हो जाएगा जो है फॉर्मिक एसिड। इनका जो रेशियो हो जाएगा वो कितने के इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.04x के इक्वल। अब हमको कुछ नहीं करना, हम लगाएंगे अब हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है? हेंडरसन इक्वेशन आपकी कहती है कि pH इज इक्वल टू होता है जो आपका बफर सॉल्यूशन में pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, लॉग सॉल्ट बाई एसिड। यहां आपको pKa का वैल्यू गिवन है, pH का वैल्यू भी गिवन है, आपको खाली यहां पर जो x के लिए इसको सॉल्व करना है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व मोल्स निकल गए। अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूंगा, यानी कि सोडियम, दोनों की कंसंट्रेशन का रेशियो हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट अपॉन में आपका हो जाएगा जो है फॉर्मिक एसिड। इनका जो रेशियो हो जाएगा वो कितने के इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.04x के इक्वल। अब हमको कुछ नहीं करना, हम लगाएंगे अब हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है? हेंडरसन इक्वेशन आपकी कहती है कि pH इज इक्वल टू होता है जो आपका बफर सॉल्यूशन में pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, लॉग सॉल्ट बाई एसिड। यहां आपको pKa का वैल्यू गिवन है, pH का वैल्यू भी गिवन है, आपको खाली यहां पर जो x के लिए इसको सॉल्व करना है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x के लिए, तो आपको x का वैल्यू आ जाएगा फाइनल में जाके 39.6 ml। तो 39.6 ml जो होगा वो वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39.6 ml जो है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। तो 39.6 ml ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप सी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 65, a monoprotic acid in a 0.1 molar solution ionizes to 0.001% is ionization constant is। आयोनाइजेशन कांस्टेंट की यहां पर बात कर रहा है आपसे, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पे बात करते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो है 65। तो ये आप देखेंगे यहां पर जो HA है ये आपका कन्वर्ट हो रहा है, मान लीजिए H प्लस एंड A नेगेटिव में। परसेंटेज आयोनाइजेशन की मैं बात करता हूं, तो परसेंटेज आयोनाइजेशन का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा H प्लस का कंसेंट्रेशन अपॉन HA इंटू 100। यहां पर ये वैल्यू आपको गिवन है, ये है 0.001 और यहां पर H प्लस का कंसेंट्रेशन आपको कैलकुलेट पूछ रहा है। HA का वैल्यू आपको गिवन है 0.1 एंड ये हो जाएगा इंटू 100। H प्लस का वैल्यू आप डायरेक्टली आप यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। H प्लस का वैल्यू आपको आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -6। तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6 वाला ऑप्शन आप बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, इफ द solubility product of BaSO4 is 1.5 into 10 to the power -10 in water, its solubility in moles per liter is। solubility आपसे पूछ रहा है BaSO4 का, तो कैसे करेंगे इसके ऊपर देखते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 66। तो यहाँ पर क्या है, BaSO4 है आपका, BaSO4 का आप डिसोसिएशन कर देंगे वाटर में ले जाके, तो ये हो जाएगा Ba2 पॉजिटिव प्लस ये हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव। अगर मैं KSP की बात करता हूं, तो मान लीजिए ये सोलबिलिटी इसकी x है एंड ये x है, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी x स्क्वायर, दोनों का मल्टीपल हो जाएगा कंसेंट्रेशन का। x स्क्वायर का वैल्यू आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, ये है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -10। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपका 1.25 जो है 1.22 इंटू 10 टू द पावर -5 के अराउंड आना चाहिए, 1.22 इंटू 10 टू द पावर -5।
ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर 10 टू द पावर -5 तो है, लेकिन 1.22 नहीं है। इसके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन तो यहाँ पर जो है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन नंबर आप डी यहाँ पर टिक कर दीजिए। यहाँ पर मिसप्रिंट होकर 1.25 यहाँ पर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 67 है, लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgOH2 बी x, देन इट्स KSP इज। MgOH2 का आपको पूछ रहा है KSP क्या होगा, तो आइए बात करते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 67। यहां पर आपसे बात कर रहा है MgOH2 की, तो MgOH2 को आप वाटर में डालेंगे तो ये हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस ये हो जाएगा आपका 2OH माइनस, तो ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका 2x। KSP की बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका x इंटू ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू 4x का स्क्वायर, यानी कि आपका 4x3। 4x3 वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 4x3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप ए टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, द स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग विच कैन एक्ट एज एसिड एंड अ बेसिस। इनमें से कौन से स्पीसीज आपकी एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगी पूछ रहा है। तो एसिड के साथ जो है एसिड की तरह बिहेव करने मतलब जो H+ आसानी से डोनेट कर दें, एंड बेस की तरह बिहेव करने का मतलब जो है आसानी से H+ ले ले। तो यहाँ पर जो है खाली एक ही स्पीसीज है, ये HSO4 नेगेटिव, जो आसानी से आपका H+ डोनेट भी कर सकती है। H+ डोनेट करेंगे तो SO4 2- का फॉर्मेशन होगा, एंड H+ गेन करेगी तो यहाँ पर H2SO4 का फॉर्मेशन होगा। तो खाली यही स्पीसीज है जो एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 69। इसमें आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज लेविस और ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो लेविस एसिड क्या होता है? लेविस एसिड वो स्पीसीज होते हैं जिनको लोन पेयर जो है डोनेट किया जाता है, लोन पेयर वो एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको लेविस एसिड करते हैं। एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड वो एसिड्स होते हैं जो आपका जो है डोनेट करते हैं H+ आयन, जो H+ आयन का डोनर होता है उसी को हम ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ये दोनों ही नहीं, मतलब या फिर जो है लेविस या ब्रॉन्स्टेड दोनों की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो यहां पर केवल CCl4 है जो दोनों की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, अ बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ। बफर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? दो तरह के बफर्स होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर में आपका वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होता है एंड उसका वीक एसिड के साथ ही सॉल्यूशन बनाया जाता है। सिमिलरली जो आपका बेस होता है बेसिक बफर, उसमें आपका वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट होता है एंड वीक बेस के साथ जो है मिक्सचर फॉर्म होता है। तो केवल यही दो कंडीशंस हैं, इन्हीं कंडीशंस को आपको जहां मिल जाएगी वहां पर आपका जो है बफर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या है? सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड इन वाटर, ये आपका बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड है सोडियम एसिटेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, ये जो है बफर की तरह बिहेव नहीं करेगा। थर्ड वाला है कि अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ये भी जो है बफर की तरह बिहेव करेगा, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। अमोनिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ये जो है बफर की तरह बिहेव नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। तो यानी कि 1 एंड 3 जो है यही दोनों बिहेव करेंगे बफर की तरह। तो 1 एंड 3 कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर आपका जो है डी में है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर हैज H+ ion concentration is equal to 10 to the power -6 molar. If 100 ml of 0.2 molar HCl is added to 200 ml of 0.1 molar KOH at 90 degree centigrade, then pH of the resulting solution will be। pH आपसे पूछ रहा है, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो, और H+ आयन की कंसेंट्रेशन इतना गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पे बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 71। H+ आयन का कंसेंट्रेशन की बात यहाँ पर दी है, तो अगर मैं pH की बात करूं वाटर के, वो हो जाएगा आपका माइनस लॉग ऑफ H+ आयन, यानी कि यहां पर हो जाएगा आपका 6। तो pH जो है वाटर का है वो है 6। अब हम ऐड करें HCl को और KOH के साथ, तो KOH एंड HCl का हम क्या करेंगे, जो है आप कैलकुलेट कर लीजिए मिली इक्विवेलेंट। हम दोनों ही केस में मिली इक्विवेलेंट को जो है कैलकुलेट करेंगे। मिली इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपका कंसेंट्रेशन है इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, कंसेंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके दोनों ही केस में आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं HCl की बात करूंगा तो HCl में आपका जो कंसेंट्रेशन है वो है 100 एंड ये आपका 0.2 से मल्टीप्लाई होके इसमें नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे 20 एंड QH में आपका जो है वॉल्यूम है वो होगा 200 एंड ये हो जाएगा इंटू 0.1, तो इसमें भी मिली इक्विवेलेंट आपका 20 है। दोनों ही केसेस में मिली इक्विवेलेंट 20 है। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे
दोनों की जो अमाउंट लगभग सेम से मिक्स होंगे तो आपका जो पीएच बनेगा सॉल्यूशन का वो हो जाएगा 7। पीएच इज इक्वल टू 7 का फॉर्मेशन होगा, यानी कि आपका जो मिक्सचर होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। pH इज इक्वल टू 7 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। व्हेन BaCl2 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज। BaCl2 को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो pH एक्वस सॉल्यूशन का क्या होगा? तो होगा क्या, हम जानते हैं कि ये जो आपका BaCl2 होता है ये आपका वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला के बनता है। अगर हम वाटर में इसको ऐड कर देंगे तो फिर ये टूट जाएगा वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड में, एंड अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड वहां पर होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से जो पीएच होगा एक्वस सॉल्यूशन का वो हमेशा लेस देन 7 की तरफ जाएगा। तो लेस देन 7 वाला ऑप्शन आप टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर इस केस में सी टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 73। अरेंज द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ अंडर स्टैंडर्ड स्टेट गिवन। ये आपको कुछ रिएक्शन दे रखे हैं, इनकी ई नॉट वैल्यू दे रखी है, आपको बताना है कि क्या होगा ऑर्डर इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर का। ऑक्सीडाइजिंग पावर का अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं तो हमेशा आप याद रखिएगा कि ई नॉट की वैल्यू जितना ज्यादा होगी पॉजिटिव में, जितना ज्यादा पॉजिटिव में ज्यादा होगी उतना ही अच्छा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव में आपका जो है फर्स्ट कंडीशन में है Cr2O72 माइनस की, देन फिर आपका जो है E2 की है, E1 नॉट है, फिर E2 नॉट है, फिर E3 नॉट है। तो यही इनका ऑर्डर भी रहेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑर्डर सबसे पहले आपका Cr2O7 आएगा, फिर Br2 आएगा, देन फिर आपका Fe आएगा लास्ट में। ये जो है ऑर्डर ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप ए टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 है a certain current liberates 0.5 gram of H2 in 2 hours. How many gram of oxygen can be liberated by the same current in the same time? आपको जो है सर्टेन अमाउंट यहाँ पर ये H2 लिबरेट हो रहा है इतने टाइम में, तो उतने टाइम में कितना ऑक्सीजन लिबरेट होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74। इसमें क्या हम जानते हैं कि अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होता है तो फैराडेज लॉ की वजह से कि इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में आपका जो होगा जो है दोनों एलिमेंट जो है लिबरेट होंगे। तो इक्विवेलेंट वेट अगर ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन के केस में 16/2 यानी कि हो जाएगा आपका 8। हाइड्रोजन के केस में आपका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 1/1 यानी कि हो जाएगा 1। अगर वेट ऑफ ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं सेम टाइम के लिए तो ये हो जाएगा 8 × 0.5/1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 ग्राम। 4 ग्राम वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ग्राम ऑप्शन नंबर आपका जो है सी में है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप सी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका। क्वेश्चन नंबर 75 है द कोफिशिएंट ऑफ I माइनस IO3 माइनस एंड H प्लस इन द रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपको रेडॉक्स रिएक्शन दे रहा है, इसको आपको बैलेंस करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको ऑप्शन पेपर में आते हैं तो हमेशा हम जो है वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन उठा के हम पुट कर सकते हैं एंड फिर आपका वेरिफिकेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने ऑप्शन नंबर ए उठा के देखा तो यहाँ पर हो जाएगा ये 516 एंड यहाँ पर 6 जो है 5 and 1 6 एंड सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई का जो कंसंट्रेशन आपने 5 रख दिया, IO3 का आपने 1 रखा एंड सिमिलरली आपका H प्लस का कंसंट्रेशन आपने 6 रख दिया। तो अगर आप ऐसा पुट करके देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस एंड ये हो जाएगा आपका IO3 माइनस एंड प्लस में आपका जो हो जाएगा 6X प्लस हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो क्या ये बैलेंस फॉर्म में जा रहा है इसके बाद, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका 5 माइनस एंड यहाँ पर एक में जाते 2 होता है तो यानी कि यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर सिमिलरली 6 है, तो इसका मतलब पहले वाले ऑप्शन से ही बैलेंस फॉर्म में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका ए टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है द फैक्टर विच इज नॉट अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी इन एनी सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा कंडक्टिविटी को सॉल्यूशन के अंदर। तो हम जानते हैं टेम्परेचर जो होता है वो कंडक्टिविटी को इफेक्ट करता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। डिल्यूशन भी जो है आपकी कंडक्टिविटी को इफेक्ट करता है, जो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसको हम जितना ज्यादा पानी मिलाते जाते हैं आयंस आपको उतने ज्यादा टूट जाते हैं, कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज करती है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी आपका कंडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। तो इनमें से कौन इफेक्ट नहीं करता आपसे पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इस केस में करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 77 है इफ द डेल्टा जी ऑफ द सेल रिएक्शन इज इतना द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल्स की बात कर रहा है आपको, तो हम जानते हैं इस केस में आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, हम जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन ई नॉट ऑफ एफ।
आपको डेल्टा जी का वैल्यू गिवन है, एन का वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहां से साफ साफ, एंड एफ का वैल्यू हम जानते हैं कि 96500 कॉलम होता है। ई नॉट का वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर देंगे इस केस में, एंड ई नॉट का वैल्यू आपका आसानी से आ जाएगा। तो ई नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 0.220 वोल्ट। तो 0.220 वोल्ट ऑप्शन नंबर बी में है, तो 77 का आपका बी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां पर एक रिएक्शन आपको दे रखा है Fe के साथ, ई नॉट का वैल्यू इतना दे रखा है, एंड Fe3 के साथ ये ई नॉट का वैल्यू इतना दे रखा है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ, ये आपको पूछ रहा है। दो इक्वेशन का देखिए, आपको तीसरा पूछ रहा है, कैसे करेंगे इस पे बात करते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 78। यहां को आपको पहला रिएक्शन दे रखा है Fe2 पॉजिटिव से, आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर Fe बना रहा है, एंड यहां पर क्या हो रहा है Fe3 पॉजिटिव से 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर आपका Fe बना रहा है, और यहां पर जो है Fe3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Fe2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा। फर्स्ट केस में आपका जो E1 नॉट का वैल्यू है वो है -0.440 वोल्ट, E2 नॉट का वैल्यू है -0.036 वोल्ट, एंड E3 नॉट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो होगा क्या, हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होता है आपका -n E नॉट F। यहां पर क्या हो जाएगा कि डेल्टा जी नॉट का वैल्यू थर्ड केस में ये हो जाएगा आपका डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2। अब यहां पर हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -E नॉट ऑफ 3F, मतलब ये हो जाएगा N3 E3F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -N1F E1, एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस N2F E2। यहां पर आप देखेंगे F से F जो है तीनों केसेस में कट जाएंगे, तो फाइनल इक्वेशन आपका क्या बनेगा, ये हो जाएगा E3 नॉट विल बी इक्वल टू 3E1 नॉट माइनस 2E2 नॉट। E1 की जगह ये E1 वाला वैल्यू पुट कर देंगे, एंड E2 की जगह E2 वाला वैल्यू पुट कर देंगे। फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 0.77 वोल्ट आ जाएगा। 0.77 वोल्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल आप करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, तो 0.77 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। डी फ्रक्टोज इज यूज्ड फॉर स्वीटनिंग कोल्ड ड्रिंक्स बट नॉट हॉट वंस बिकॉज। डी फ्रक्टोज को हम लोग यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को स्वीट करने के लिए, लेकिन हॉट सब्सटेंसेस को हम लोग जो है केक को जो है स्वीट करने के लिए इसको यूज नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है कि हॉट सब्सटेंसेस में जब आपका ये जाता है फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पैरानोज में, एंड पैरानोज में कन्वर्ट होने की वजह से जो है आपका ये वहां पर स्वीट नहीं कर पाता जैसा स्वीट कर पाता है कोल्ड ड्रिंक्स के चक्कर में, या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, या फिर कोल्ड सब्सटेंसेस के अंदर। तो इस केस में जो है ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी जो है टिक कर देंगे आप। यहां पर ऑन हीटिंग इट विल कन्वर्टेड इनटू फ्रेनोज फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस केस में सी जो है टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच सेट ऑफ टर्म करेक्टली आइडेंटिफाइड द कार्बोहाइड्रेट शोन। इनमें से आपसे पूछा है कि कौन सा जो है ये स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट नेम जो है सजेस्ट हो सकते हैं। तो ये आपका जो है पेंटोज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला, एंड ये फर्स्ट वाले के साथ जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ये थर्ड एल्डोज भी बिल्कुल सही है, एंड ये आपका जो है फर्नोज ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये हेक्सोज नहीं होगा, कीटोज नहीं हो सकता, पैरनोज नहीं हो सकता। तो 1, 3 एंड 6 वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1, 3, 6 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप ए टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, सिंथेटिक पॉलीमर दैट रिजेंबल्स नेचुरल रबर इज। कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर जो होता है वो नेचुरल रबर को रिजेंबल करता है। तो यहां पर नियोप्रिन जो होता है वो आपका जो सिंथेटिक रबर होता है जो नेचुरल रबर की तरह होता है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 आपका। 82 में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन इंफ्रारेबल फोटोग्राफिक फिल्म्स। नॉन इंफ्रारेबल जो है फोटोग्राफिक फिल्म्स में कौन सा जो है आपका कंपाउंड यूज होता है। तो हम लोग सेलुलोज एसीटेट का यूज करते हैं इस केस में। तो सेलुलोज एसीटेट ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है।
तो आप जो स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। सिल्क इज अ प्रोटीन, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी करेक्ट है। पॉलीयूरेथेन फॉर्म्स आर यूज इन मेकिंग पिलोस, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है एसडीपी इज प्रिपेयर्ड बाय जिगरनाटा पॉलिमराइजेशन, जिगरनाटा पॉलिमराइजेशन, ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है विकोज फैब्रिक इज नॉट मेड फ्रॉम सेलुलोज, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। आपसे पूछ रहा है कौन से स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी स्टेटमेंट वो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 84 हो जाएगा। 84 में आपसे बोल रहा है कि यहां पर जो है विच विल शो टॉटोमेरिज्म, इनमें से कौन जो है वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो टॉटोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जहां पर आपका अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो अल्फा कार्बन से लगा होता है। अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है? जो डायरेक्टली आपका कार्बोनाइल जो है ग्रुप से अटैच होगा, या फिर कार्बोनाइल कार्बन जो होगा आपका। तो इस केस में जहां पर आपको अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा वहीं पर आपको टॉटोमेरिज्म जो आपकी शो होगी। तो यहां पर आप देख पाएंगे ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर डी में आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही जो है आपका टॉटोमेरिज्म भी शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है विच विल फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में से कौन कौन से फॉर्म करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो आपका फॉर्म करता है, आपका जो प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका फॉर्म करते हैं। तो पहला वाला तो फॉर्म करेगा। सेकंड एंड बी एंड सी में आप ध्यान से देखेंगे तो हम जानते हैं कि जो प्लेनर मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होगी। वहां पर क्या होता है कि डबल बॉन्ड के अबाउट आपका जो दूसरे एटम्स होते हैं वो कार्बन एटम्स रोटेट नहीं कर पाते, एंड रोटेट नहीं कर पाते तो वो आपका जो है 3D फॉर्म में नहीं जा पाता, एंड 3D फॉर्म में ना जाने की वजह से ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट में भी शो होगा, सेकंड में भी एंड थर्ड में भी, एंड यहाँ पर तीनों में शो होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑल ऑफ दीज वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सारे के सारे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन इज ये in C13H12 how many structural isomerism are possible when one of the hydrogen is replaced by a chlorine atom। तो क्लोरीन एटम को आपको हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके एक क्लोरीन एटम लगाएंगे तो कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है फॉर्म हो सकते हैं, आपको पूछ रहा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं 4 स्ट्रक्चरल जो है आइसोमेरिज्म फॉर्म हो गए, ऑप्शन नंबर डी जो है टिक हो जाएगा। कौन कौन से फॉर्म होंगे उसको मैं आपको एक बार बना के भी दिखा देता हूं। ये होगा 86, तो कौन कौन से फॉर्म होगा ये देख लीजिए। फर्स्ट आपका ये बन जाएगा इस टाइप से, यहां पर आपका क्लोरीन ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CS2 एंड ये हो जाएगा दूसरा वाला ग्रुप आपका। सेकंड आपका बन जाएगा सिमिलरली, यहां पर जो क्लोरीन यहां पर ऐड है यहां पर ऐड हो जाएगा क्लोरीन, ये हो जाएगा आपका CS2 एंड सिमिलरली ये आपका इस टाइप से बन जाएगा। थर्ड केस में क्या होगा? थर्ड केस में फिर से आपका यहां पर ये CS2 है एंड ये इस ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, एंड फिर ये आपका यहां पर प्रेजेंट है, एंड इस बार क्लोरीन आपका यहां पर ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 3, एंड चौथा वाला आपका बन जाएगा यहां पर ऐसे बन जाएगा चौथा वाला, यहां पर CH होगा एंड एक Cl यहां पर जो है रिप्लेस हो जाएगा। तो कुल मिला के 4 जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शो होंगे, तो 4 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज। स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो पूछ रहा है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में, तो इसमें हम कैसे करेंगे? तो आइए इसको भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 87। इसको कैसे करेंगे हम लोग? यहां पर जो C प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा E/m का रेशियो, तो ये हो जाएगा आपका E/m का रेशियो हो जाएगा। मान लीजिए C जो ये मान लीजिए C1 है ये प्रोटॉन के लिए है, अगर मैं C2 लेता हूं अल्फा पार्टिकल्स के लिए तो यहां पर चार्ज जो है डबल हो जाएगा और जो है मास 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2V/4m हो जाएगा। C1/C2 का आप रेशियो ले लेंगे तो क्या रेशियो आ जाएगा? वो हो जाएगा आपका 2/1। तो 2:1 वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 2:1 वाला ऑप्शन कहां पर मिल रहा है आपको? 2:1 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 इफ अनसर्टेनिटी in measurement of position and momentum are equal then uncertainty in the measurement of velocity is equal to। uncertainty आपकी जो है मेजरमेंट ऑफ पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी आपकी अगर इक्वल हो जाए तो आपको मेजरमेंट बताना है वेलोसिटी का, तो इसको कैसे करेंगे आइए इस पे बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 88। इसमें क्या हो रहा है
कि ये आपको गिवन है, हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम इसको इक्वल ले लेते हैं। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल है, यानी कि डेल्टा पी का जो होल स्क्वायर है इसका वैल्यू आपका एच अपॉन 4 पाई के इक्वल है। अगर हम जानते हैं डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा वी होता है, तो ये एम डेल्टा वी का होल स्क्वायर है एंड इसकी वैल्यू आपका एच अपॉन 4 पाई के इक्वल है। इसको आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से डेल्टा वी का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 1 अपॉन 2m रूट अंडर एच अपॉन पाई। तो ये वाला ऑप्शन आपको जहां पर भी दिख रहा है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर एच अपॉन पाई। तो 1 अपॉन 2m रूट अंडर एच अपॉन पाई ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में अगर आपका कोई प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसको आपका एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 जो है एच अपॉन 2 पाई। तो यहां पर क्या होगा, यही एल का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 के इक्वल कर देंगे, मोमेंटम आपका कैलकुलेट हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन रूट अंडर 2 पाई। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आप करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन नंबर इस केस में आपका बी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल। इनमें से कौन सा जो है वो फॉर्म नहीं हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर n, l और m में रिलेशन है, तो हम जानते हैं अगर n का वैल्यू कुछ भी गिवन है तो l का वैल्यू हमेशा 0 से लेकर n-1 तक रहेगा एंड m का वैल्यू जो है वो -l से लेकर पॉजिटिव l तक रहेगा इंक्लूडिंग 0 तक। तो यही रूल हम जो है फॉलो करेंगे। तो n का जो l का वैल्यू होता है वो हमेशा जो है n के इक्वल कभी नहीं हो सकता, हमेशा उससे एक कम रहेगा। तो इस कंडीशन को देखते हैं, तो ए कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल करेक्ट है। बी कंडीशन भी बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। सी कंडीशन में एन का वैल्यू और एल का वैल्यू सेम होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यही जो है परमिसिबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आप सी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। इनमें से पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, फिर से मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि हमेशा जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 14 हो तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होता है। अब जैसे जैसे आप इसको फर्दर इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर में से आपका जो है 0.5 घटता चला जाएगा, यानी कि 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए आपका 1.5, 18 के लिए 1 एंड फिर आगे। सिमिलरली अगर आप ऊपर भी जाएंगे तब भी इसमें से आप जो है 0.5 घटाते चाहिए। तो 13 के लिए भी 2.5, 12 के लिए भी यहाँ पर 2 एंड 11 के लिए 1.5। सिमिलरली ऐसे ही आपको बढ़ता रहेगा। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें हो गया, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लीजिए। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, तो 16 के लिए हम जानते हैं वैल्यू 2 हो जाएगी। सी एच पॉजिटिव यानी कि 6 और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। इसको तो आप दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 13 के लिए हम जानते हैं कितना हो जाती है 2.5 एंड यहाँ डी में देखेंगे तो डी में होती है आपकी यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6, 7 यानी कि 13 एंड एक इलेक्ट्रॉन और यानी कि 14 के लिए मैक्सिमम 3 होती है। हम जानते हैं कि मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 होता है, 3 के ऊपर नहीं होता है। तो इस केस में क्या होगा कि 3 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आप डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। कौन सा मॉलिक्यूल इसमें से पैरामैग्नेटिक हुआ। ये तो थ्योरी पोर्शन का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा कि इनमें से क्या सा ऑक्सीजन जो होता है वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। इसमें आपके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 93 है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर देयर इन। ये आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, आपसे पूछ रहा है इसमें कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होंगे। तो आप सीधा सीधा सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए। तो अंदर आपके 3 सिग्मा होंगे एंड एक बाहर, यानी कि 4 पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए। तो अंदर आपके 3 पाई बॉन्ड होंगे एंड बाहर एक, यानी कि 4 पाई बॉन्ड होंगे। 4 पाई बॉन्ड वाला ऑप्शन नंबर खाली एक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 94, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज स्मॉलेस्ट आयन। इनमें से जो है कौन सा स्मॉलेस्ट आयन होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो है जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर आपका जितना ज्यादा होगा उतना कम आपकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी एंड जितना कम आपकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी उतना छोटा आपका आयन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है वो आप बता दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है एंड कौन आयन आपका छोटा है। तो यहाँ पर 16 हो गया, तो 16 के केस में भी मैंने आपको ट्रिक बताई। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएंगे आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1.5। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 18 यानी कि 1 हो जाएगा एंड यहाँ पर आप देखेंगे 15 यानी कि 2.5। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इस केस में
अब देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में है, एंड बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम है, तो आयन आपका छोटा भी किस केस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के केस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आप बी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है, द आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स का आपको जो है बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है आपको बताना है। तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या होगा, जिसका कन्फिग्रेशन आपका नोबल गैस कन्फिग्रेशन के अबाउट हो जाएगा। नोबल गैस कन्फिग्रेशन जहां आपको दिख जाएगा वहां पर आप कहेंगे ये लीस्ट रिएक्टिव है। इस केस में आप क्या कहेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसके ऑर्बिटल्स जो है हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड हो गए। प्रायोरिटी आप देंगे फुल फिल्ड को, अगर नहीं मिल रहा है तो हाफ फिल्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं साफ साफ जो है यहाँ पर फुल फील्ड और जो है हाफ फील्ड दोनों कंडीशन है फर्स्ट एंड डी में, तो आप हाफ फुल फील्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप डी टिक कर देंगे कि आपका लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 96 है। फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mg are 7.646 and 15.035 electron volt respectively. The amount of energy kilojoule per mole needed to convert all the atoms of magnesium into Mg positive ions present in 12 Mg of magnesium vapor is given 1 electron volt is equal to इतना। आपको बताना कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर हम 12 Mg को कन्वर्ट करना चाहते हैं Mg2 पॉजिटिव में। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है 96। इसमें आपको बोल कर रहा है कि आपको जो मैग्नीशियम है इसको कन्वर्ट करना है एंड कन्वर्ट कर देना है आपको Mg2 पॉजिटिव में। तो होगा क्या, इस सबसे पहले अगर हम डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 का वैल्यू एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 का वैल्यू जो होता है वो सम अप हो जाएगा। तो एनर्जी सम अप हो जाएगा, यानी कि 7 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 646 ऐड हो जाएगा 15.035 से। टोटल एनर्जी आपकी बन जाएगी 22.681 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपको गिवन, इसको आप मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर देंगे किलो जूल में, तो ये हो जाएगा 2188.6 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गई आपकी एनर्जी जो है कन्वर्ट करने में। अब अगर हम बात करते हैं तो ये तो 1 मोल की एनर्जी हो गई। आपसे पूछ कितने की रहा है, आपसे 12 mg की पूछा है, तो 12 मिलीग्राम जो है मैग्नीशियम को आपको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए इसको 24 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1.2 यानी कि 0.5, 1/2 यानी कि 0.5 इंटू 10⁻³ मोल। अब अगर हम बात करें एनर्जी की, तो 1 मोल की एनर्जी इतनी है, तो इतने मोल की कितनी होगी, तो ये यानी कि ये 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू हो जाएगा 2188.6। तो एनर्जी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1.1 किलो जूल के अबाउट। तो 1.1 जो है किलो जूल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 1.1 ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप सी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस H2O2 बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से कौन से रिएक्शन में वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है, आपको बताना है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो जहां पर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, इसका मतलब वो खुद जो है ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में जो है ये आपका H2O2 जो है ऑक्सीडाइज होकर वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका मतलब यहीं पर वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। 97 के केस में आप ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मैक्सिमम है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका मैक्सिमम किस केस में होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका उसी केस में मैक्सिमम होगा जहां पर आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम हो। और हम जानते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा सीजियम के केस में सबसे लीस्ट होती है, तो वहीं पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा शो होगा। तो ऑप्शन नंबर आप इस केस में ए टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है, द डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको बताना है कि क्या डिफरेंस होता है। तो हम जानते हैं दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो CaSO4 होता है, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस के केस में ये half H2O हो जाता है लास्ट में, एंड जिप्सम के केस में ये आपका 2 H2O हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस पूछा है, तो यानी कि 2 - 1/2 यानी कि 3/2, 3/2 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका डी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, इन केस नाइट्रोजन NCl3 इज पॉसिबल बट नॉट NCl5 व्हाइल इन केस फास्फोरस PCl3 एज वेल एज PCl5 आर पॉसिबल, इट इज ड्यू टू। तो ये क्वेश्चन काफी कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल या फिर डी शेल होता ही नहीं है,
लेकिन पी के केस में क्या होता है, फास्फोरस के केस में आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होता है, इस वजह से आपका PCl5 का फॉर्मेशन होता है एंड NCl5 इसलिए फॉर्म नहीं हो सकता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन पी बट नॉट इन एन वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आप सी टिक कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों इस पेपर में बहुत सारे जो है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।